हेलो एवरीवन, हम सोशल साइंस पोर्शन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट रिलेटेड टू द इंडस सिविलाइजेशन। हमारा ऑप्शन है मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल, पाटलिपुत्र। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज पाटलिपुत्र। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड कौन सी सिटी नहीं है, तो पाटलिपुत्र ऐसी सिटी है जो इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। ये मॉडर्न पीरियड की कैपिटल थी। बाकी सब मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन है हमारे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। सो राइट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि 1857 का जो वॉर हुआ था, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे, तो राइट आंसर हमारा लॉर्ड कैनिंग था। गवर्नर जनरल इम्पोर्टेंट इंसिडेंट के इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉर था इंडिया के लिए। उस टाइम पे ये पहला ऐसा वॉर था जिसमें सभी क्लास के लोग मिल करके इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए आगे बढ़े थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। ऑप्शन इज राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे, तो वो फाउंडर थे ज्योतिबा फुले। इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी के लिए था जो वुमेन को और लोअर क्लास के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, मेनली एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ओपन किया गया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड। इनमें से कौन सा फॉरेन मतलब विदेश का जो यात्री था वो इंडिया में आया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में बस करके इंडिया को वर्णित भी किया था। ऑप्शन है हमारा फौजियान, आर्यान, जुआन जैंग, हुआन सेंग, मेगास्थनीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड के टाइम पे आया था। उन्होंने अपनी एक बुक इंडिका लिखी थी, जो उन्होंने अपने देखे हुए इंडिया के, अपनी जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को देखा था, जाना था, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द भोजा ऑफ आंध्रा। ऑप्शन है हमारा कृष्णदेवराय, वीर नरसिम्हा, इम्मादी नरसिम्हा, राजेंद्र चोला। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कृष्णदेवराय। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि भोजा ऑफ आंध्रा, इनमें से दिए हुए पर्सन्स में किसको हम भोजा ऑफ आंध्रा कहते हैं, तो कृष्णदेवराय ऑप्शन ए जो है, इनको भोजा ऑफ आंध्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे पूछा है खंडरिया महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट। ऑप्शन है हमारा खजुराहो, बादामी, अचानिया, एलोरा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज खजुराहो। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि खंडरिया महादेव टेम्पल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, स्थित है, तो हमारा राइट आंसर है खजुराहो, ऑप्शन ए, जो कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। वेयर इज द एंशिएंट कोस्टल सेटलमेंट अरिकामेदु लोकेटेड। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्राचीन तटीय अरिकामेदु जो सेटलमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 48 है हु रोट हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन सिस्टर थी जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। उन्होंने हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी इसमें लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 49 हु रोट किरातर जुनिया। किरातर जुनिया किसने लिखा था, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज भारवी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। इसमें हमको पूछा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो
बना था वो इसके जनक कौन थे? सो राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 51, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस आंसर हम करते जाएंगे। कोशिश ये करिएगा कि आंसर बताने से पहले आप खुद चेक करें कि आपसे आता है कि नहीं, फिर आप साथ साथ आंसर देखते जाएं, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। 51th क्वेश्चन इज लोथल द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड। सो राइट आंसर इज गुजरात, ऑप्शन ए। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि लोथल जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी है, वो एक पोर्ट सिटी है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? तो वो गुजरात में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 52, दैट इज रानी दुर्गावती वॉज द क्वीन ऑफ गढ़, ऑप्शन नंबर ए। उनसे पूछा है कि रानी दुर्गावती जो क्वीन थी वो कहाँ की थी? वो गढ़ मंडला की थी। ये गौड़ समाज की रानी कहलाती हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53, हु एस्टैब्लिश खालसा इन 1699 AD। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो खालसा की स्थापना हुई थी 1699 AD, उसको किसने एस्टैब्लिश किया था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज गुरु गोबिंद 6। यहाँ पे हम देख रहे होंगे कहीं AD लिखा हुआ है, कहीं BC में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, इट मीन्स जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, और BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, इट मीन्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले। तो यहाँ पे हमसे जो पूछा था कि खालसा की इस्टेब्लिशमेंट किसने की थी, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज गुरु गोबिंद सिंह। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। हमारा क्वेश्चन है हु वॉज द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हरिसेना। हरिसेना जो थे वो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 हमसे पूछ रहा है कि अश्वघोष राइटर ऑफ बुद्ध चरित बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ विच रूलर। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अश्वघोष जो किसके राइटर हैं? बुद्ध चरित्र के। वो किसके कोर्ट के किसके दरबार के शासक थे? तो वो कनिष्क के वो किसके दरबार किस शासक के दरबार में थे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कनिष्क। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमसे पूछ रहा है, ये अब हम देख रहे हैं कि 56 से हमारा जो है ज्योग्राफी का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 56 हमसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट एरिया अंडर मैंग्रोव इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मैंग्रोव जो है सबसे ज़्यादा किस स्टेट में या फिर यूटी यूनियन टेरिटरी में पाया जाता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हम जानते हैं कि वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है, वहाँ पे मॉइस्चर बहुत अच्छा होता है, मिट्टी बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंग्रोव की प्रजाति वहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वेस्ट बंगाल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन हमारा रिवर इन द लास्ट स्टेज फॉर्म। रिवर जो होता है लास्ट स्टेज में क्या फॉर्म करता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डेल्टा और एस्चुअरी। इट मीन्स लास्ट स्टेज में जो रिवर होता है डेल्टा या फिर एस्चुअरीज फॉर्म करता है। डेल्टा का मतलब वो होता है कि नदी अपने साथ जो भी मिट्टी कंकड़ ये सब बहा के लाती है उसको एक जगह पे सेटल्ड कर देती है जहाँ पे वो समुद्र से मिलती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। क्वेश्चन नंबर 58 हमसे पूछता है सुंदरी ट्रीज आर लोकेटेड इन। सुंदरी ट्रीज जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विच स्केल इज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, दैट इज RF। कौन से स्केल को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मोस्टली मैप वगैरह में यूज होता है,
तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1:1 लाख। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज उत्तराखंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। इसे पूछा है हमसे येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, जो हमारा येलो क्रांति है वो किससे रिलेटेड है। सो राइट आंसर इज एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स, जो हमारे खाने का तेल होता है और तेल की जो बीजें होती हैं उनकी फसल और पैदावार को हम कहते हैं येलो रिवॉल्यूशन। जैसे कि वाइट रिवॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, वो हम कहते हैं मिल्क प्रोडक्शन को। उसी तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, वो हम अनाज के प्रोडक्शन को बोलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इंडिया का स्टेट है जो रेड रिवर लाल नदी और ब्लू हिल्स इट मीन्स नीले पहाड़ी का लैंड कहा जाता है। सो राइट आंसर इज असम। असम को जो है लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटालिक मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 63 में हमसे पूछ रहा है कि दिए हुए ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि मेटालिक मिनरल्स नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज ABC जो कि आयरन गोल्ड मैग्नीज एक मेटालिक है, वाइल ऑप्शन डी दैट इज नॉट अ मेटालिक मिनरल्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज कोल। कोल एक मेटालिक मिनरल्स नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 हमसे पूछ रहा है कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। दिए हुए ऑप्शन में ऐसा कौन सा स्टेट है जो जहाँ पे हमारा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क प्रेजेंट है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज त्रिपुरा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 65 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में हमसे पूछा है कि साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन। दिए हुए ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे हमारा साइलेंट वैली प्रेजेंट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज केरला। केरला में साइलेंट वैली प्रेजेंट है। इसी तरह से फ्लावर वैली जो है हमारा उत्तराखंड में प्रेजेंट है। अभी 65 का जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी दैट इज केरला। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे पूछा है रिवर ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत इज कॉल्ड। इसमें पूछा है कि हमसे जो रिवर ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत में जो कि चाइना से बिलोंग करता है वो उसको हम तिब्बत में क्या कहते हैं। सो राइट आंसर इज सांगपो। हम तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 हमसे पूछ रहा है द लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील इन प्लांट्स इन इंडिया इज। हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा आयरन एंड स्टील प्लांट जो है इंडिया में वो कहाँ पे है। सो ऑप्शन नंबर ए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा आयरन एंड स्टील प्लांट्स है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 68 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है कि दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार जो है इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, जबकि गल्फ ऑफ कॉम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ ये दोनों जो है गुजरात के पास पाए जाते हैं और बे ऑफ बंगाल ये इंडिया के ईस्टर्न साइड पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। क्वेश्चन नंबर 69 हमसे पूछ रहा है द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल।
बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है कोल का सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। वेयर इज कलपक्कम? हमसे पूछा है कि कलपक्कम कहाँ पे प्रेजेंट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज तमिलनाडु। कलपक्कम जो है तमिलनाडु में प्रेजेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। क्वेश्चन नंबर 71 हमसे पूछ रहा है द वर्ड डेमोक्रेसी इज फोकस्ड बाय डेमोस एंड क्रेटिया, विच वन वर्ड्स? इट मीन्स जो डेमोक्रेसी वर्ड्स है जो कि डेमोज एंड क्रेटिया से बना हुआ है, ये किससे लिया गया है? सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ग्रीक। यह एक ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्रेटिया से बना हुआ है। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। इट मीन्स जो लोगों बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, जो लोगों से बना है, लोगों के द्वारा बना है और लोगों के लिए बना हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 हमसे पूछ रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अबाउट द वर्किंग ऑफ एन इलेक्शन इन इंडिया? हमारे देश में जो इलेक्शन होता है उसके बारे में हमारे संविधान में कहाँ पे इसके बारे में वर्णन किया गया है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 324। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। क्वेश्चन नंबर 73 हमसे पूछ रहा है फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। फंडामेंटल राइट को हम कब सस्पेंड कर सकते हैं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इन इमरजेंसी पीरियड। जब आपातकाल लगता है उस टाइम पे हम फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। क्वेश्चन नंबर 74 में हमसे पूछ रहा है हु इज रिस्पॉन्सिबल टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर? इट मीन्स वोटर्स का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में जो भी इलेक्शन होता है स्टेट का, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शन कमीशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। क्वेश्चन नंबर 75 हमसे पूछता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? सो राइट आंसर इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड है एंड फ्लेक्सिबल है। इट मीन्स रिजिड का मतलब है दृढ़, फ्लेक्सिबल मतलब जो चेंज किया जा सके। इट मीन्स हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम कभी बदल नहीं सकते और जो हम बदलाव लाते हैं उसको अमेंडमेंट के थ्रू हम बदल सकते हैं। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ना तो रिजिड है ना तो फ्लेक्सिबल है, ये दोनों का मिक्सचर है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। क्वेश्चन नंबर 76 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? इसमें हमसे पूछा है कि जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होता है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 0। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वो ऐसा एम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पे हमको 5 वर्कर की ज़रूरत होती है लेकिन उसमें लगे होते हैं 8, इसलिए जो बाकी के 3 होते हैं उनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। इसलिए जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर्स की डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में 0 होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है, दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 77 व्हाट इज द इंडस्ट्रियल यूनिट इज कॉल्ड विच इज रन विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो फैमिली मेम्बर्स के द्वारा रन किया जाता है इंडस्ट्री, उसकी इंडस्ट्रियल यूनिट क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। क्वेश्चन नंबर 78 हमसे पूछ रहा है वेयर द फर्स्ट मोबाइल बैंक वॉज एस्टेब्लिश? इट मीन्स मोबाइल बैंक जो था, सबसे पहला मोबाइल बैंक कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट इस्टेब्लिश हुआ था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। क्वेश्चन नंबर 79 से पूछ रहा है व्हेन प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्टार्टेड?
प्राइम मिनिस्टर का जो रोजगार योजना था वो कब शुरू हुआ था? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 अक्टूबर 1993। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। इट मीन्स जीडीपी, मैक्सिमम जीडीपी कंट्रीब्यूट कौन सा सेक्टर करता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज टर्शियरी सेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 सेक्टर होते हैं, जो फर्स्ट होता है प्राइमरी, सेकंड वन इज सेकेंडरी, थर्ड वन इज टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर जो होता है मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, सेकेंडरी जो होता है मेनली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, थर्ड वन जो है टर्शियरी जो कि सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होता है। वैसे तो जो प्रोग्रेस होती है वो धीरे धीरे चलती है, बट हमारे इंडिया में प्राइमरी सेकेंडरी को छोड़ करके टर्सरी सेक्टर की जो डेवलपमेंट हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा हुआ, और ये हमारे जीडीपी को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच। आज के टॉप 40 क्वेश्चन में क्वेश्चन 61 फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसने मोनालिसा नामक चित्र बनाया था? आप लोग की डिमांड थी कि हमको हिंदी में क्वेश्चन चाहिए, तो हिंदी में अलग से तो नहीं मिला, बट हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन मैंने ढूंढा है। तो जिनको इंग्लिश देखना हो इंग्लिश देख लें, जिनको हिंदी देखना है वो हिंदी देख लें। चलिए क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने मोनालिसा नामक चित्र बनाया था? हु ऑफ द फॉलोइंग मेड द पेंटिंग मोनालिसा? ऑप्शन है हमारे पास माइकल एंजेलो, बेहजाद, कार्लाइल, लियोनार्डो द विंची। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची ने मोनालिसा नामक चित्र बनाया था। वो एक इटालियन पेंटर थे। इन्होंने एक हाफ लेंथ की पोर्ट्रेट बनाई थी स्माइलिंग फिगर की, जो आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। हम कोशिश करेंगे वीडियो छोटी बने ताकि आपके रिवीजन करने में आसानी हो, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताती जाऊंगी वन लाइनर के वे में, क्योंकि सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं। फैक्ट वे पे याद कर लीजिए, जहाँ पे मुझे ज़रूरी लगेगा कि उसको मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी फाउंडेड बाय हिटलर? हिटलर द्वारा स्थापित पार्टी का क्या नाम था? ऑप्शन है हमारे पास जर्मनी नेशनल पार्टी, नाजी पार्टी, नेशनल फोर्स, फाशियो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नाजी पार्टी। हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई थी 1920 में, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। और ये जो पार्टी थी हमारी वो 1920 से लेकर के 1945 के बीच में एक्टिव थी, और ये जो है नेशनल सोशलिस्टिक जर्मन वर्कर पार्टी थी। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, चेतक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऋषभदेव। सबसे पहले तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभदेव थे। बाकी जो ऑप्शन दिया है ए का पार्श्वनाथ वो 23rd नंबर के हैं, और महावीर जो 24th नंबर के हैं लास्ट। चेतक जो है वो कोई तीर्थंकर नहीं है, वो त्रिशला के फादर थे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऋषभदेव। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सही जोड़ी नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास एंड ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध की समाप्ति 1998, मर्जर ऑफ वियतनाम विलय 1975, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947, नाइजीरिया बिकम इंडिपेंडेंट, नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ 1955। हम देख रहे हैं कि मर्जर ऑफ वियतनाम 1975 में हुआ था, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ था। इसको कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि ये हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस है, जिसको हम बहुत ही खुशी से मनाते हैं। नाइजीरिया बिकम इंडिपेंडेंट, नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ था 1955, ये तीनों सही है। लेकिन एंड ऑफ कोल्ड वॉर 1998 ये गलत है, क्योंकि एंड ऑफ कोल्ड वॉर जो हमारा हुआ था 1991 में हुआ था, और हमको इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना था। तो इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हम चलते क्वेश्चन नंबर 65 में। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस? आवास निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। हमको ये बताना है कि जो हम आवास निर्माण करवाते हैं उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं। ऑप्शन है हमारे पास क्लाइमेट यानी जलवायु, कंडीशन ऑफ सरफेस धरातल की स्थिति,
सोशल बिलीव्स यानी कि सामाजिक मान्यताएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण। तो हम जानते हैं कि अगर हमको कहीं भी रेजिडेंशियल हाउस बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वहाँ की क्लाइमेट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। धरातल की स्थिति तो कैसी भी हो, हम उस पर अपना घर बना सकते हैं, और सामाजिक मान्यता वो हमें फ़र्क नहीं करता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है तो वो कौन है? जलवायु और औद्योगिकीकरण। सो ए और डी ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 हमसे पूछ रहा है, चीनी यात्री फाहियान किस देश के शासनकाल में भारत में आया था? ड्यूरिंग हुज रूल द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान केम इन इंडिया? ऑप्शन है हमारे पास मौर्यन डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी एंड गुप्ता डायनेस्टी एंड कुषाण डायनेस्टी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गुप्ता डायनेस्टी। जो हमारा फाहियान थे वो विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड उनके शासनकाल में आए थे, और उन्होंने रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम के बारे में लिखा हुआ था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। व्हेन डिड अमेरिका डिक्लेयर हिज लिबरेटेड फ्रॉम इंग्लैंड? अमेरिका ने इंग्लैंड से कब स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? ऑप्शन है मेरे पास 4 जुलाई 1776, 15 जुलाई 1876, 1 जुलाई 1786, 4 जुलाई 1861। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है अपने स्वतंत्र होने की घोषणा की थी, इसलिए 4 जुलाई को वहाँ पे हमेशा हॉलीडे रहता है और उनको वो सेलिब्रेट करते हैं अपने इंडिपेंडेंस डे को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। महात्मा गांधी की दांडी मार्च के संबंध में निम्न कथन असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च? जो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था तो उनके दांडी मार्च में जो हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो कौन सा स्टेटमेंट उसमें गलत दिया हुआ है? चलिए देखते हैं। इट हैपेंड इन 1930, यानी कि ये 1930 में हुआ, बिल्कुल सही है। ये जो है तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने चलाया था, असहयोग आंदोलन, उस टाइम पे शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। विथ हिज क्विट इंडिया मूवमेंट हैज स्टार्टेड, गलत है, बिल्कुल गलत है। इससे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ, नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है हमारा 1942 में हुआ था, जबकि दांडी मार्च जो है जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ हुआ था 1930 में हुआ था। ये गलत है, बी ऑप्शन। थर्ड है इट स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम, बिल्कुल सही है। ये जो है साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ब्रोक द साल्ट रेजोल्यूशन, गांधी जी जो है इसमें नमक कानून तोड़े थे, ये भी सही है। तो हम देख रहे हैं बी ऑप्शन जो है हमारा गलत है, और हमसे पूछा है कि कौन सा सत्य है, तो इसमें 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इससे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 से पूछ रहा है, निम्नलिखित इमारतों तथा शासकों को सुमेलित करिए। जो एक साइड हमको एक लिस्ट में इमारत दी हुई है, एक साइड में हमको दिया हुआ है शासक। कौन से शासक ने ये इमारत बनाया था? यानी कि हमको बिल्डिंग दी है एक साइड हमको रूलर के नाम लिखनी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को सभी जानते हैं, इल्तुतमिश ने बनवाया था। ए का 2 होगा, देखिए ए का 2 किस में है? हाँ, ये सी में है हमारा ए का 2। सो राइट आंसर इज सी। और हम देख लेते हैं, चल मैच कर रहा है कि नहीं। गोलकुंडा हमारे कौन ने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह, यानी कि 1। बुलंद दरवाज़ा जो है वो किसने बनवाया था? अकबर ने। मोती मास्क यानी कि मोती मस्जिद किसने बनाया था? औरंगजेब ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70, बस्तर में आदिवासी समूह भूमकाल कब हुआ था? व्हेन डिड ट्राइबल रिवोल्यूशन भूमकाल ऑकर्ड इन बस्तर? ऑप्शन देखते हैं हम, 1857, 1876, 1901, 1910। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1910। 1910 में जो है आदिवासी विद्रोह, बस्तर में जो आदिवासी विद्रोह हुआ था वो भूमकाल जो था 1910 में हुआ था। ये बस्तर में हुआ था। इसका मेन कारण, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका मेन कारण क्या था विद्रोह होने का? क्योंकि ये जो एक रुद्र प्रताप देव जो थे उनको पावर से हटा दिया गया था, प्लस जो आदिवासी जंगल में रहते थे उनको वो जंगल को रिजर्व कर दिया गया था, प्लस कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ कर दिया था कि वो वहाँ से लकड़ी जो है रेलवे स्लीपर्स के लिए काट सकते हैं। प्लस पुलिस के द्वारा जो है आदिवासियों के साथ जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन
मतलब कि बहुत ज़्यादा अत्याचार, ब्रूटलिटी यानी कि क्रूरता दिखाई जा रही थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1910। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 71 में। रामायण काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? बाई वॉट नेम छत्तीसगढ़ एरिया वॉज नोन ड्यूरिंग रामायण पीरियड? ऑप्शन पढ़ते हैं। उत्तर कोशल, दक्षिण कोशल, छत्तीसगढ़ देश, विदर्भ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज दक्षिण कौशल। जो छत्तीसगढ़ रामायण काल में जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 72 में। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? भविष्य की ऊर्जा मतलब कि जो कभी ना खत्म हो। ऑप्शन पढ़ते हैं। कोल यानी कि कोयला, सन यानी सूर्य, वाटर पानी, विंड हवा। तो राइट आंसर इज सन, क्योंकि सन की जो सनलाइट है हमारे पास जो आती है वो कभी भी एंड नहीं होगी, उससे हम बहुत ही अमाउंट में एनर्जी पा सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। क्वेश्चन नंबर 74 हमसे पूछ रहा है। 73 क्वेश्चन जो है तो आपको नहीं दिखा होगा, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत की कृषि भूमि पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक बोई जाती है? इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज सोन मोस्ट? ऑप्शन है हमारे पास खरीफ, रबी, जायद, सम इन ऑल सीजन, यानी कि सभी ऋतुओं में एक समान। हम जानते हैं खरीफ के सीजन में खरीफ का ही फसल उगाया जाता है, रबी की फसल में रबी की फसल उगाया जाता है। खरीफ मतलब कि जो बरसात की फसल होती है, रबी मतलब जो ठंडक के मौसम में स्टार्ट होती है, जायद मतलब कि दलहन जो होती है। तो इन तीनों में से हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सभी ऋतुओं में एक समान कृषि मतलब कि खरीफ के टाइम पे खरीफ की, रबी के टाइम पे रबी की, जायद के टाइम पे जायद की, सब बराबर अमाउंट में उगाया जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला के साथ साथ श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्नलिखित कारणों से भी वनस्पतियों में परिवर्तन आता है। इन द हिमालयन रेंज द चेंज इन वेजिटेशन इज ड्यू टू हाइट अलॉन्ग विद द रीजन गिवन बिलो, यानी कि हिमालय की जो पहाड़ी श्रृंखला होती है, जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ते हैं तो वनस्पतियों में भी परिवर्तन आ जाता है। उसके क्या क्या कारण आता है, क्या क्या कारण है, चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। डिक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान की कमी, चेंज इन रेनफॉल यानी कि वर्षा में परिवर्तन, अनफर्टाइल सॉयल अनुपजाऊ मिट्टी, स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी तेज हवा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो तापमान की कमी हो जाएगी, वर्षा में परिवर्तन हो जाएगा, अनुपजाऊ मिट्टी, तेज वायु का उतना फर्क नहीं पड़ता। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2, 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एरिया इन छत्तीसगढ़ स्टेट स्टैंड एट विच प्लेस इन इंडिया। हमने छत्तीसगढ़ का पेपर उठाई हूँ प्रीवियस ईयर के, इसलिए इसमें छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक ज़्यादा दिया है। तो आप जिस भी स्टेट के हैं वहाँ की स्पेसिफिक चीज़ों को जरूर पढ़िएगा। तो हम अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज थर्ड यानी तृतीय। छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा है, क्योंकि पहला जो है वो मध्य प्रदेश का है, दूसरा जो है अरुणाचल प्रदेश का है, तीसरा जो है छत्तीसगढ़ का है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। विच लेयर ऑफ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर? मृदा की कौन सी परत, कौन सी जो लेयर है कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है हमारे पास C&R, C&B, O&A, A&B। हम जानते हैं कि ऊपर की जो दो लेयर होती है A&B, वो जो होती है कृषि के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? भारत की जनगणना सन 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? मतलब कि हमसे पूछा है कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा। जनसंख्या घनत्व मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बिहार। जनसंख्या घनत्व में बिहार स्टेट जो है सबसे आगे है, ठीक है, मैक्सिमम है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। क्वेश्चन नंबर 79 से पूछ रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज रिलेटेड टू ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया?
नीली जो क्रांति है वो भारत में किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास इंडिगो प्रोड्यूस यानी कि नील उत्पादन, टी गार्डन यानी कि चाय बागान, पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन, सेरिकल्चर यानी कि रेशम पालन। ब्लू रिवोल्यूशन यानी कि पानी से, ब्लू मतलब नीला, मतलब हम समझ सकते हैं कि पानी वो हो सकता है, और पानी में कौन रहता है? मछलियाँ रहती हैं। तो ये फिश ये जो है हमारा ब्लू रिवोल्यूशन जो है मत्स्य पालन यानी कि फिश का जो हम पालते हैं उसको हम बोलते हैं पिसीकल्चर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पिसीकल्चर, मत्स्य पालन। नीली क्रांति हम किसको बोलते हैं? मत्स्य पालन यानी कि पिसीकल्चर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन जो था वो किससे रिलेटेड था? ग्रेन से था, अनाज से था। और उसी तरह से वाइट रिवोल्यूशन हमारा किससे रिलेटेड था? वो दूध से था। और येलो रिवोल्यूशन यानी कि पीली क्रांति किससे रिलेटेड थी? वो जो थी हमारी ऑयल सीड्स एंड ऑयल से था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 से पूछ रहा है, थार के मरुस्थल में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द डिजर्ट ऑफ थार। मतलब कि जो हमारा डिजर्ट है, रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान जो कि राजस्थान में है इंडिया के, उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हम जानते हैं रेगिस्तान यानी कि उसमें बालू ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए बलुई मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सैंडी सॉइल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सैंडी सॉइल। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। क्वेश्चन नंबर 81 हमसे पूछ रहा है, इन विच हिल कोडाई कैनाल इज सिचुएटेड। किस हिल में हमारा जो है ये क्या पूछा है हमसे कि, एक मिनट, हाँ हमसे क्वेश्चन पूछा है ये कि कोडाई कैनाल जो है किस पहाड़ी में स्थित है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अनामलाई, कोयम्बतूर, बैलादीला, पलानी। सो राइट आंसर इज बैलादीला और पलानी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज पलानी। पलानी जो है पलानी हिल जो है उसमें हमारा कोडाई कैनाल पाया जाता है। और ये कोडाई कैनाल जो है वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में है, जो कि तमिलनाडु के मदुरई में है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट। यानी कि वाइट से हमको समझ में आ रहा है कि वो जो है बर्फ से ढका हुआ होगा, और हम जानते हैं कि बर्फ से कौन सा कॉन्टिनेंट ढका हुआ है? अंटार्कटिका। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अंटार्कटिका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 हमसे पूछ रहा है, भारत में कर्क वृत्त कितने अक्षांश या देशांतर से गुजरती है? थ्रू विच डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस इन इंडिया। हम जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एक लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड नहीं है, लैटिट्यूड है, और वो कितना होता है? 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट लैटिट्यूड होता है, लेकिन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछा है तो ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड में होता। अगर हमसे पूछता कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो वो हमारा क्या हो जाता? सदर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूड। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि इंडिया में किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से गुजरता है, तो वो लैटिट्यूड से गुजरता है। और किससे गुजरता है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ऑप्शन ए 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। क्वेश्चन नंबर 84 हमसे पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग मिनरल टेबल। जो हमारा टेबल दिया हुआ है, टेबल 1 टेबल 2, उन दोनों को हमको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। एनर्जी मिनरल, हमारा एनर्जी मिनरल ऊर्जा खनिज कौन सा है? चलिए देखते हैं। हाँ, ऊर्जा खनिज हमारा कोयला है। ए का 3, देखिए ए का 3 कहाँ पे है हमारा? ए का 3 हमारा ए और सी में है, यानी कि ए और सी हमको चेक करना पड़ेगा। मेटल मिनरल यानी धातु खनिज कौन सा है हमारा? धातु खनिज है मेरा ये क्रोमाइट है। ठीक है। परमाणु खनिज यानी कि एटॉमिक मिनरल कौन सा है हमारा? थोरियम है। और गौड़ खनिज यानी कि सेकेंडरी मिनरल कौन सा है हमारा? ये है हमारा ग्रेनाइट है। तो हम देख रहे हैं कि ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ये ऑप्शन हमारे ऑप्शन 1 में है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस। दिए हुए निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब जब भी अपना
पद लेते हैं तो शपथ लेते हैं, लेकिन स्पीकर कभी शपथ नहीं लेता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्पीकर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 हमसे पूछ रहा है, दिस इकोनॉमी वॉज इस्टेब्लिश थ्रू प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। योजना आयोग के माध्यम से भारत में स्थापित की गई अर्थव्यवस्था क्या है? तो हम जानते हैं कि हमारे इंडिया का जो अर्थव्यवस्था क्या है, मिक्स इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज मिश्रित अर्थव्यवस्था। स्टार्टिंग में हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी किया था, लेकिन इसको प्लानिंग कमीशन के द्वारा चेंज कर दिया था मिक्स इकोनॉमी। इसमें जो है तो गवर्नमेंट प्लस ये जो है तो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का मिक्सचर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, दैट इज लोकसभा के प्रति। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 हमसे पूछ रहा है, व्हाट शुड बी क्योरम ऑफ फीमेल्स इन द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा, यानी कि ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की गढ़ पूर्ति के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास 1/10, 1/6, 1/3, 1/5। राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 1/3। गढ़ पूर्ति के लिए 1/3 महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 89 में। क्वेश्चन नंबर 89 हमसे पूछ रहा है, हु वॉज द स्पीकर ऑफ द इनॉग्रल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि भारत की संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जब हम उद्घाटन किए थे उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? उस टाइम पे अध्यक्ष थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि उन सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। और हमने फ्रेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा था कि फ्रेंच की कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया था कि ओल्डेस्ट मेंबर को चेयरमैन बना देते हैं। तो सबसे पहले नॉन परमानेंट के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया था, फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिए थे। तो यहाँ पे हमारा पूछा है कि उद्घाटन के टाइम पे कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है? तो आपातकालीन शक्ति हम देखते हैं कौन सी है। पहला है प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट्स, यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन। हाँ बिल्कुल सही, ये इसका प्रेसिडेंट राइट है, इमरजेंसी पावर है। दूसरा है हमारा एमनेस्टी ऑफ द क्रिमिनल, यानी कि अपराधियों को क्षमादान, ये इमरजेंसी पावर नहीं है, नॉर्मल पावर है। अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, मंत्रियों की नियुक्ति, ये इमरजेंसी नहीं है, ये नॉर्मली ये ड्यूटी होती है प्रेसिडेंट की, वो अपने आप करता रहता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये भी इमरजेंसी पावर नहीं। इमरजेंसी पावर हमारा क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हम चलते क्वेश्चन नंबर 91 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इंडिया इज, भारतीय संविधान में भारत की परिभाषा है अ यूनियन ऑफ द स्टेट, भारत के संघ के रूप में, क्वासी फेडरल, अर्ध संघ के रूप में, अ फेडरेशन यानी कि एक संघ के रूप में, अ कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी कि एक सहकारी संघ के रूप में। तो हम जानते हैं कि अ यूनियन ऑफ द स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को दिखाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज राज्यों के एक संघ के रूप में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। क्वेश्चन नंबर 92 हमसे पूछ रहा है, वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? द नेम ऑफ द स्पीकर ऑफ प्रेजेंट लोकसभा, तो हम जानते हैं ये कौन है? श्री ओम प्रकाश बिरला। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये देख रहे हैं हमारा करंट का पूछा है, तो आप करंट के नाम बिल्कुल याद रखिएगा कि कौन प्रेसिडेंट है इस टाइम पे, और कौन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और कौन हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। ये सब आप थोड़ा सा पता करके रखिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर की चीज़ें आ सकती है और हमको पता होना चाहिए। मैं आई होप आपको पता होगा, क्योंकि करंट की चीज़ें सोशल साइंस में आपको इंटरेस्ट ही रहता है कि कौन हमारे प्रेसिडेंट है, कौन हमारे इंडिया को रूल कर रहा है। तो आप जान के रखिएगा, प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद जी, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि बच्चों तक को पता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 हमसे पूछ रहा है, व्हाट डज डिमोनेटाइजेशन मीन, विमुद्रीकरण का अर्थ क्या है? ये तो इंडियन सबको पता होगा, क्योंकि 8 नवंबर 2016 में हमारे यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें 500 के और 2000 के नोट जो है तो बंद कर दिए गए थे।
तो उसमें क्या होता है कि पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देना, टू रिमूव ओल्ड करेंसी। ये जो है तो हम करप्शन को रोकने के लिए करते हैं, करप्शन प्लस ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट गिव्स मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। निम्नलिखित में किस खाते में ब्याज की दर अधिक होती है? सेविंग अकाउंट बचत खाता, करेंट अकाउंट चालू खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट सावधि जमा खाता, मंथली डिपॉजिट अकाउंट यानी कि मासिक जमा खाता। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमको जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है, यानी कि एफडी जो हम 1 साल का एफडी कराते हैं, 2 साल का एफडी कराते हैं, जिसमें हम 1 साल का एफडी करा लिए कि मतलब कि 1 साल में हम उस पैसे को नहीं ले सकते, 1 साल के बाद ही लेंगे, तो उसमें हमको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फिक्स डिपॉजिट अमाउंट यानी कि सावधि जमा खाता। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 में से पूछ रहा है कि हु इशू करेंसी नोट इन इंडिया। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। 96 हमसे पूछ रहा है, एज्यूम दैट देयर आर 5 फैमिलीज इन अ ग्रुप हुज एवरेज पर कैपिटा इनकम इज Rs 4,000. If the average per capita income of these families turn to 5,000 in next 2 years, then we can say that, हमसे पूछा है कि अगर मान लीजिए 5 परिवार हैं, उनकी जो औसत आय है, मतलब कि पाँचों की औसत एवरेज जो इनकम है वो 4,000 है, मतलब कि 4,000 एवरेज है, मतलब टोटल इनकम कितनी होगी? 20,000 होगी 5 के हिसाब से। तो यदि अगले 2 वर्ष में इन परिवार की प्रति व्यक्ति आयु 5,000 हो जाती है, मतलब कि औसत आयु जो है औसत जो हमारा पैसा है, आय जो है वो 2 वर्ष में 5,000 हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं? चलिए हम देखते हैं। समूह का स्तर घटा है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, बढ़ सकता है लेकिन घटा नहीं है। तो क्या सभी व्यक्तियों की आय निश्चित रूप से बढ़ी है? हाँ, कुछ ना कुछ तो सभी व्यक्तियों की आय बढ़ी है, इसलिए 5,000 एवरेज हो गया है। समूह का स्तर बेहतर हुआ है? ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि क्या पता किसी की जो है तो इनकम थोड़ी बढ़ी है, किसी की जो है ज़्यादा बढ़ी है, तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि समूह का स्तर बिल्कुल अच्छा हो गया है। सभी व्यक्तियों की आय घटती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आय बढ़ी होगी, या तो कम में बढ़ी होगी या तो ज़्यादा में बढ़ी होगी। तो सबसे सूटेबल आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज सभी व्यक्तियों की आय निश्चित रूप से बढ़ी है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। क्वेश्चन नंबर 97 हमसे पूछ रहा है, देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संक्षेप में क्या कहते हैं? जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसको संक्षेप में क्या बोलते हैं? नाम से इंग्लिश से हमको पता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब PDS। सो राइट आंसर जो ऑप्शन सी, दैट इज PDS। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। भारत सरकार द्वारा सौभाग्य वेब पोर्टल किनके लिए लॉन्च किया है? सौभाग्य वेब पोर्टल वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इंडिया टू ट्रैक। सौभाग्य वेब पोर्टल हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया गया है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज विद्युत कनेक्शन धारियों के लिए। चलिए, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि सरकार योजना ला रही है अपनी, उसको बोला है, तो थोड़ा सा आप योजना भी पढ़ लीजिएगा, योजना पढ़ लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया इज कंसीडर एज। जो श्वेत क्रांति हुई थी, यानी कि श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? दुग्ध उत्पादन से, तो उसके फादर जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो हम जानते हैं उनके जनक कौन है, डॉक्टर VS कुरियन। राइट आंसर ऑप्शन है, दैट इज डॉक्टर VS कुरियन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। द बिगेस्ट सोर्स टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज। सरकारी राजस्व बढ़ाने का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? चलिए देखते हैं। लोन यानी कि ऋण, टैक्स यानी कर, प्रॉफिट यानी लाभ, बजट यानी कि बजट। तो हम जानते हैं कि सरकारी राजस्व बढ़ाने का सबसे बड़ा स्रोत है कर। अगर हम टैक्स को बढ़ा देंगे तो हमारा राजस्व भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमारे टॉप 40 क्वेश्चन हो गए। आप कोशिश करिएगा कि 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को देख करके, और वीडियो पॉज करके पहले अपने क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, फिर आप चेक करिएगा आप सही हो कि नहीं। इस प्रकार से 2 से 3 बार आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्लस आपको फैक्ट याद हो जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप 3 बार आप उसको देख लिए होंगे तो आपको बिल्कुल मन में आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये है। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। कोशिश यही करना कि जितनी भी आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन वीडियो डली हुई है उसको 3 से 4 बार देखना, पहले खुद से ट्राई करना, फिर आंसर देखना,
खुद से ट्राई करना, फिर आंसर देखना। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप जो है तो एनटीएससी का पेपर क्वालिफाई कर लोगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी, और प्लस इसको शेयर करिएगा, क्योंकि एट मैक्सिमम जितने लोग इसको देख लें उन हेल्प हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि आप तो अपनी पढ़ाई कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने दोस्तों की भी पढ़ाई में हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 141, आप पहले अपना क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके कि आपका आंसर क्या है, फिर मैं जब बताऊंगी तो आप चेक करिएगा आपका आंसर सही है कि गलत है। इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में। हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं मिला, इसलिए इंग्लिश बता रही हूँ, साथ साथ उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बताते जाऊँगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 141, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर डिस्कवर्ड इन द ईयर। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है हमारा किस साल खोजा गया था? ऑप्शन है हमारे पास 1910, 1921, 1935, 1942। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज 1921। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था हमारा वो 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। उन्होंने हड़प्पा सिटी, सबसे पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन की है हड़प्पा सिटी, जिसको उन्होंने 1921 में खोजा था। उसके बाद मोहनजोदारो खोजा गया था, जो किसने खोजा था? आर.डी. बनर्जी ने। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज 1921। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 में। द फर्स्ट लिटरेरी सोर्स इज, पहला जो साहित्यिक सोर्स है वो क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज ऋग्वेदा। सबसे पहला जो साहित्यिक सोर्स है हमारा, वो हमारा स्रोत है हमारा वो ऋग्वेद है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 में। क्वेश्चन नंबर 143 पूछ रहा है हमसे, ड्यूरिंग हुज रेन मेगास्थनीज विजिटेड टू इंडिया। मेगास्थनीज जो है किसके शासनकाल में इंडिया में विजिट किया था? ऑप्शन है हमारे पास अशोका, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमार गुप्त। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थनीज जो है इंडिया में विजिट किए थे, और उन्होंने अपनी बुक इंडिका लिखी थी, जिसमें उन्होंने इंडिया के बारे में जो कुछ भी उन्होंने देखा था, जाना था, उसको उसने अपनी बुक इंडिका में लिखा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, आप लोग हिंदी ट्रांसलेशन की बिल्कुल टेंशन मत करिएगा, बिकॉज मैं इंग्लिश को कन्वर्ट कर करके बताऊंगी। इंग्लिश तो पढ़ रही हूँ बट आपको मैं समझा दूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन 144, विच डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। जब सिकंदर नॉर्थ इंडिया में आए थे, उस टाइम सिकंदर इंडिया में आए थे, तब उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी भारत में किसका शासन चल रहा था? चलिए ऑप्शन है मेरे पास नंद, मौर्य, शुंगा, कण्वा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का शासनकाल चल रहा था जब सिकंदर भारत में इन्वेजन किए थे, आगमन उनका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 145, द नेम ऑफ शेर शाह इन चाइल्डहुड वॉज। जो शेर शाह थे उनके बचपन का नाम क्या था? चलिए ऑप्शन है हमारे पास हसन, फरीद, शेर शाह, नन ऑफ द एबव। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज फरीद। शेर शाह का जो बचपन का नाम था वो था फरीद। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 146 की ओर। क्वेश्चन नंबर 146 हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 146 हमसे पूछ रहा है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज ऑल्सो बिन कॉल्ड अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट। कौन से सुल्तान को, दिल्ली के सुल्तान को हम मिक्सचर अपोजिट मतलब कि जो अलग ही टाइप का था। चलिए ऑप्शन है हमारे पास बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी। सो राइट आंसर ऑप्शन 3, दैट इज मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक जो है वो जो था मिक्सचर ऑफ अपोजिट कहलाता, जिसको हम पढ़ा लिखा अनपढ़ भी बोलते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 हमसे पूछ रहा है, द एम्परर वॉज कॉल्ड कलांदर। कौन सा जो शासक था वो कलांदर कहलाता था? ऑप्शन है हमारे पास बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज बाबर। बाबर को हम क्या बोलते हैं? कलंदार भी बोलते हैं। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 148 में। फेमस पीकॉक थ्रोन वॉज टेकन अवे आउट ऑफ इंडिया वाई। जो पीकॉक थ्रोन यानी कि मोर की तरह सिंहासन था, वो किसके द्वारा इंडिया से बाहर ले जाया गया था? ऑप्शन है हमारे पास अहमद शाह अब्दाली, तैमूर, डलहौजी, नादिर शाह। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज नादिर शाह। नादिर शाह जो है, जो पीकॉक थ्रोन था हमारा मोर की तरह जो सिंहासन था, उसको इंडिया से
बाहर ले गए थे। वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 149, हम वन लाइनर वे पे कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे ताकि आपको फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन पता रहे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की ओर। 148 हो गया हमारा। 149, सब्सिडियरी अलायंस वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ। जो सब्सिडियरी अलायंस था वो किसके शासनकाल में इम्प्लीमेंट लागू किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन सॉर, लॉर्ड ऑकलैंड। राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे सब्सिडियरी अलायंस को लागू किया गया था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इज नॉट रिलेटेड टू द महात्मा गांधी। दिए हुए जो भी हमारी बुक्स है वो कौन सी बुक है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी नहीं गई है? ऑप्शन है हमारे पास माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हाँ ये महात्मा गांधी जी लिखे हैं। हरिजन, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। दास कैपिटल, ये इन्होंने नहीं लिखा है। हिंद स्वराज, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज दास कैपिटल, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 151 की ओर। नेम द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारे पास लाल हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, मैडम कामा, मदन लाल ढींगरा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज लाल हरदयाल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की ओर। क्वेश्चन 152 हमसे पूछ रहा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन एज मॉडरेट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था, दिए हुए ऑप्शन में कौन ऐसा है जो मॉडरेट के रूप में नहीं जाना जाता था? ऑप्शन है हमारे पास बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे मॉडरेट से रिलेटेड नहीं थे, बाकी दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले ये तीनों इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की ओर। क्वेश्चन नंबर 153 हमसे पूछ रहा है, द हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हिमालय माउंटेन है, पहाड़ी है, वो किसका एग्जाम्पल है? इसका हम पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हिमालय माउंटेन जो हमारा फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज फोल्डिंग माउंटेन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की ओर। क्वेश्चन नंबर 154 हमसे पूछ रहा है, द फॉरेस्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज नोन एज। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसके जंगल को हम क्या बोलते हैं? उसके जंगल को हम क्या बोलते हैं? सुंदर वन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 155 पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? ये मैं उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपको मध्य प्रदेश का पता होना चाहिए, आप राजस्थान के राजस्थान का पता होना चाहिए। मतलब आप जिस स्टेट से एनटीएससी का पेपर दे रहे हैं तो आप अपने स्टेट का कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, कितनी पॉपुलेशन है, फीमेल लिटरेसी रेशियो क्या है, कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन आपका गवर्नर है, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप जो है पता कर लीजिएगा। में भी आ सकता है, अगर नहीं भी आएगा तो ये आपके कॉमन अवेयरनेस में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज 75। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 में। इन विच कॉन्टिनेंट द सहारा डिजर्ट इज सिचुएटेड। जो सहारा हमारा रेगिस्तान है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो हम जानते हैं कि ये सहारा डिजर्ट जो है हमारा अफ्रीका में है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 158, द ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ। जो हमारा नीली क्रांति वो किससे रिलेटेड है? ये हमने क्वेश्चन प्रीवियस में एक और क्वेश्चन पढ़ चुका है। ये हमारे किससे रिलेटेड होता है? ये फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जिसको हम पिसीकल्चर भी बोलते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज फिश प्रोडक्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की ओर। क्वेश्चन नंबर 158 हमसे पूछ रहा है, द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन यानी कि ONGC वॉज सेटअप इन। कब सेटअप किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास 1956, 1957, 1959, 1961। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज 1956। 1956 में ONGC हमारा सेटअप हुआ था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 में। व्हाट इज द नेम ऑफ माइल्ड लैटिट्यूड ग्रास लैंड इन साउथ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका में जो ग्रास लैंड है उसका क्या नाम है? उसका नाम है हमारा पंपस।
जो साउथ अमेरिका में जो ग्रास लैंड है, घास वाला ज़मीन है, उसको हम पम्पस बोलते हैं। इसमें कुछ और दिए हैं, उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। प्रेरी दिया हुआ है, वो कहाँ का ग्रास लैंड है? ये नॉर्थ अमेरिका का है। वेल्ड दिया हुआ है, ये कहाँ का है? ये हमारा सदर्न अफ्रीका का है। स्टेपिस दिया हुआ है, ये हमारा यूक्रेन, रसिया एंड कजाकिस्तान में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है, आप थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा, ये मे भी आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है वेयर थार डिजर्ट इज लोकेटेड। ये थार डिजर्ट का क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में हमने पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि बार बार आप जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड की गई है उसको आप रिवीजन करिए ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके। और उसी पेपर से हम देख रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स आगे आने वाले पेपर में भी वो भी क्वेश्चन रिपीट होगा। इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2 से 3 बार, जो वीडियो मैंने बनाई है उसको 2 से 3 बार आप देखिएगा, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकेगी। चलिए, थर्ड डिजिट हमको पता है ये हमारा राजस्थान में है, और राजस्थान यहाँ पे हमारा कंट्री पूछा है, ये तो हमारे इंडिया की कंट्री है, सॉरी इंडिया का स्टेट है। तो ये थर्ड डिजिट इज लोकेटेड, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज इंडिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 में। क्वेश्चन नंबर 161 हमसे पूछ रहा है वेयर गोविंद सागर रिजर्वायर इज सिचुएटेड। जो गोविंद सागर जो जलाशय है वो कहाँ पे स्थित है? वो हमारा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज हिमाचल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 में। व्हेन टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड। जो टूरिज्म डे है वो हम कब मनाते हैं? ऑप्शन है मेरे पास 5 जनवरी, 10 दिसंबर, 5 जून, 27 सितंबर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज 27 सितंबर। जो हमारा टूरिज्म डे है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ताकि हम टूरिज्म को हम डे बनाएंगे तो उससे रिलेटेड हम जितने भी हमारे इंडिया के टूरिज्म है, वर्ल्ड के टूरिज्म है, उनके बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। इससे हमारे जो है इंडिया का एक इनकम सोर्स डेवलप होता है टूरिज्म से, और ये हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम टूरिज्म डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 27 सितंबर में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 में। क्वेश्चन नंबर 163 हमसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज। जो 2011 का जो सेंसस हुआ था, मतलब कि जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग यूपी की पॉपुलेशन क्या है? देखिए, फिर से हमने ये जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यूपी का उठाया है, इसलिए इसमें यूपी स्पेसिफिक पूछा है। आप जिस भी स्टेट के हैं वहाँ की स्पेसिफिक चीज़ें ज़रूर पता करिएगा, क्योंकि जैसे कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है, और डेंसिटी कैसी है उसकी, कौन सा प्लेस आता है, एरिया वाइज कौन सा प्लेस आता है, पॉपुलेशन वाइज कौन सा प्लेस आता है, और वहाँ के सीएम कौन है। ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है आप पता करके रखिएगा, क्योंकि ये इनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमारा यूपी स्पेसिफिक पूछा है, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वहाँ की यूपी की पॉपुलेशन 19.98 करोड़ है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 में। IMF वॉज इस्टेब्लिश बाय द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। जो IMF बना हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमारा जो है, वो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा बना हुआ था? ये हमारा ब्रिटेन वुड्स कमेटी के द्वारा बना हुआ था, जो कि हमारे ऑप्शन 1 में दिया हुआ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 में। इन विच ईयर इंडिया डिवैल्यूड इट्स करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम। किस साल जो है इंडिया ने अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दी थी पहली बार? तो ये पहली बार उन्होंने 1966 में किया था, जो कि हमारा ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। सो राइट आंसर है ऑप्शन 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166। हम वन लाइनर वे पे कर रहे हैं, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ताकि आपको फैक्टफुल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रहे, और वीडियो छोटी रहेगी तो आपको रिविजन करने में आसानी होगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 हमसे पूछ रहा है द लिस्ट पॉपुलेशन स्टेट इन इंडिया इज। जो इंडिया का सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? तो सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट हमारा है सिक्किम, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे दिया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 सिक्किम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 में। वेयर इज सिचुएटेड द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? ये मुख्यालय हमारा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज वॉशिंगटन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 में। क्वेश्चन नंबर 168 हमसे पूछ रहा है कि हु हैज फर्स्ट डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रेंट। जो रेंट का जो सिद्धांत है वो पहली बार किसने बताया था? तो ये पहली बार रिकार्डो ने बताया था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे दिया हुआ है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज रिकार्डो।
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 की ओर। क्वेश्चन नंबर 169 हमसे पूछ रहे हैं विच कैनल इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कौन सा कैनल दिए ऑप्शन में ऐसा है जो कि वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा है, तो हमारा पनामा कैनल है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 में। चिपको मूवमेंट वॉज बेसिकली अगेंस्ट, जो चिपको आंदोलन हुआ था वो किसके अगेंस्ट, किसके विरुद्ध किया गया था। ये जो है तो पेड़ों को, जंगल की कटाई को रोकने के लिए किया गया था, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 में। द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल बाई, जो प्रेसिडेंट रूल जो होता है स्टेट का, अगर वो लग गया तो मतलब कि वो स्टेट किसके द्वारा रूल किया जाएगा, वो स्टेट जो है गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के, स्टेट का जो हमारा राज्य है उसके राज्यपाल के द्वारा रूल किया जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172 में। इन विच ईयर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वॉज पास्ड। किस साल जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि आरटीआई का एक्ट जो है वो पास हुआ था। ये हमारा पास हुआ था 2015 में। इसके थ्रू हम किसी भी फील्ड में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लगा करके हम उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि 2005 में पास किया गया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्राइमरली डिडंट इंक्लूड इन इट्स प्रियम्बल। जो हमारा प्रस्तावना है संविधान का, इंडिया के संविधान का, वो दिए हुए ऑप्शन में किसको प्राइमरली इंक्लूड नहीं करता है। मतलब कि जब हमारा प्रस्तावना तैयार हुआ था तो शुरू में ऐसा कौन सा वर्ड है जो उसमें इंक्लूड शामिल नहीं था। सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हम पढ़े, जब हम देखेंगे प्रियम्बल, उसमें सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ये तीनों शामिल था। लेकिन जो सोशलिस्ट था ये हमारा 1942 जो हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 1976 में, उस टाइम पे सोशलिस्ट को ऐड किया गया था, लेकिन प्राइमरली ये इंक्लूड नहीं था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज सोशलिस्ट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174 में। आर्टिकल 370 वॉज एसोसिएटेड विद। जो आर्टिकल 370 था वो किससे रिलेटेड है, ये हमारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, उसमें उन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए स्पेशल रूल थे, जो कि केवल जम्मू कश्मीर वालों के लिए था, और उनका एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन अलग से भी था। इंडिया को तो था ही, प्लस उनका जम्मू कश्मीर का एक अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि आर्टिकल 370 में मेंशन था। लेकिन इसको जो है रिसेंटली हटा दिया गया है और कॉमन इंडिया कर दिया गया, मतलब कि किसी भी स्टेट में पर्टिकुलर कोई भी रूल नहीं होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज जम्मू कश्मीर। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 175 में। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। जो हमारा भारत का संविधान सभा हुआ था, उसमें सबसे मीटिंग में जो है सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन था। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे सभी मेंबर्स में सबसे ओल्डेस्ट थे, मतलब सबसे बूढ़े वही थे। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के को देखते हुए सारे मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हमको सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। लेकिन उसके बाद मतलब उनको नॉन परमानेंट बनाया गया था। उसके बाद 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट बना दिया गया था। लेकिन पहले कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की ओर। क्वेश्चन नंबर 176 हमसे पूछ रहा है, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी का चेयरमैन जो होता है, कौन अपॉइंट करता है, कौन बनाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट। सो राइट आंसर ऑप्शन 1, दैट इज प्रेसिडेंट। मैक्सिमम सभी के चेयरमैन जो होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट की अपने हिसाब से सभी के जो भी मतलब कमीशन बने हुए हैं, कमेटी बनी हुई है, सबके चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177 में। क्वेश्चन नंबर 177 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट। दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा अपॉइंटमेंट है जिसको प्रेसिडेंट नहीं करता है। तो वो कौन है, हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर जो है वो प्रेसिडेंट नहीं करता है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ आर्मी, प्राइम मिनिस्टर, इस सब का अपॉइंटमेंट जो है तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
178। 3 क्वेश्चन बस हमारे बच्चे हैं। आज हम बहुत फास्ट किए हैं ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाए। शॉर्ट वीडियो रहेगी तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। क्वेश्चन नंबर 178 हमसे पूछ रहा है द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज। लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनमें सबसे पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो पहली महिला स्पीकर हमारी थी मीरा कुमार, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे दिया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 179 में। द स्टेट इन विच पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस फर्स्ट। कौन से राज्य में पंचायती राज जो है सबसे पहले लागू किया गया था, मतलब लाया गया था? तो हमारा ऑप्शन है, तो हमारा वो कौन सा राज्य था? वो राजस्थान था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज राजस्थान। हम चलते क्वेश्चन नंबर 180 में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है टॉप 40 में। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया में पहला मुस्लिम जो राष्ट्रपति है वो कौन था? तो हमारा पहला मुस्लिम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए हमारी टॉप 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुई और आप जो है तो रिवीजन करिएगा, क्योंकि पेपर के आपके कुछ ही दिन बचे हैं, गिन के 10 दिन बचे हुए हैं। तो जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। जो आपको वीडियो प्रोवाइड की गई है मैथ्स की, साइंस की, सोशल साइंस की, उन सबको 2 से 3 बार देखिएगा और हर बार पहले क्वेश्चन पढ़ के अपना क्वेश्चन सॉल्व करके फिर चेक करिएगा आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस प्रकार से आप वो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली मन में बैठ जाएंगी और आपको हमेशा याद रहेंगी। फैक्टफुल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, इसलिए मैं 1 लाइनर वे पे कर दी हूँ। रेडी सर ने करा दिया है, मैथ्स की भी करा दिया, तो आप कोशिश करिए कि इन वीडियो को बार बार देखिए, बार बार रिवीजन करिए और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करिए। आप पहले क्वेश्चन को खुद से कर लीजिएगा, फिर मैं जब बताऊँगी तो आप अपना चेक करिएगा। इस प्रकार से आपकी एक मॉक टेस्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जो नए यूजर होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो जब भी ये वीडियो आएंगी आपको तुरंत नोटिफाई हो जाएगा। प्लस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या दिक्कत है। और हाँ, जो आप हिंदी बोलते हो हिंदी में करिए। ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में भी वही टर्म होते हैं और मैं आपको हिंदी में तो समझा रही हूँ, तो समझने की कोशिश करिए। टाइम बिल्कुल नहीं है, हिंदी मत पकड़िए। ये देखिए कि हमको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 161, व्हाट आर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस का जो है, फ्रांस जो देश है हमारा, उसका राष्ट्रीय कलर कौन सा है? तो हमारा उसका राष्ट्रीय कलर है ब्लू वाइट रेड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज ब्लू वाइट रेड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 में। क्वेश्चन नंबर 162 हमसे पूछ रहा है कि विच वॉज नॉट इंक्लूडेड इन लेनिन अप्रैल थीसिस। लेनिन के अप्रैल थीसिस हुआ था, इसमें 3 थीसिस थे, उनमें कौन इंक्लूडेड नहीं था? फॉर्मेशन ऑफ ड्यूमा ये नहीं था, बैंक बी नेशनलाइज ये था, लैंड बी ट्रांसफर टू पीजेंट ये भी था, वॉर बी बॉट टू बी क्लोज यानी कि वॉर को ख़त्म करना चाहिए ये भी था। तो कौन इंक्लूड नहीं था? ड्यूमा का फॉर्मेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 में। क्वेश्चन नंबर 163 हमसे पूछ रहा है हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू। हिटलर ने जो है अपने देश की जो आर्थिक रिकवरी सुधार जो है उसकी जिम्मेदारी किसको दी थी? इसकी जिम्मेदारी उन्होंने दी थी जालमर सट को दी थी। सो राइट आंसर ऑप्शन 2, दैट इज जालमर सट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 में। विच ऑफ दीज हैड वर्कर एज इंडेंचर लेबरर। जो इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है, कौन जो था इंडेंचर मतलब कि गिरमिटिया मजदूर। कौन जो था गिरमिटिया मजदूर मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मजदूर था, वो थे हमारे बाबा रामचंद्र। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज बाबा रामचंद्र। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 में। क्वेश्चन नंबर 165 से पूछ रहा है हु रोट द बुक हिंद स्वराज। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो इसको किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनकी बुक्स हम देख लेंगे, वही चीज़ें हमारे आ जाएंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 में। विच कंट्री वॉज नोन एज सियाम। कौन सा कंट्री जो है जिसका पुराना नाम सियाम है? तो वो हमारा है थाईलैंड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज थाईलैंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर कंस्टिट्यूटेड साइमन कमीशन। कौन सा प्राइम मिनिस्टर जो है जो साइमन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया है? तो हमारे वो है स्टैनली बैडविन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉर्म द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कब फॉर्म किए थे? तो उन्होंने किया था 1930 में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 में। जीविता समारन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। जीविता जो समाराम है वो किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है C.E.
केसवन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज सी केसवन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 में। हु एस्टैब्लिश द वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी। किसने जो है वियतनाम का कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश किया था, तो उन्होंने वो किसने किया था, हो ची मिन में, जो हमारा राइट ऑप्शन नंबर 3 पे। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 में। व्हेन फ्रांस नीड्स द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, हु रिमार्क दिस। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा था, ये कहा था हमारे मेटरनिच ने, क्योंकि जो क्रांति हो रही थी उस टाइम पे लिबरल्स के द्वारा सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुआ था, फिर उन्हीं को देख करके बाकी यूरोप में जो है तो क्रांति शुरू हो गई थी। इसलिए मेटरनिच ने कहा था कि जब फ्रांस को छींक आती है तो यूरोप में को जुकाम पड़ जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172 में। क्वेश्चन नंबर 172 हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ था, लैंड भूमि पूरी खराब हो गई थी, वो उसका मेन रीजन क्या था, उसका मेन रीजन था ओवर इरिगेशन, बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देना, अति वाली सिंचाई कर देना। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, राइट आंसर है ऑप्शन 3। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173 में। क्वेश्चन नंबर 173 हमसे पूछ रहे हैं ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड इन राजस्थान। राजस्थान में जो ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत रूप में जो वर्षा का पानी इकट्ठा करता है, हार्वेस्टिंग मतलब कि इकट्ठा करना किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टंका। किस नाम से जानते हैं, टंका नाम से जाने जाते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन 2 दैट इज टंका। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174 में। विच ऑफ द स्टेट हैज मोस्ट शुगर मिल्स इन इंडिया। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा शक्कर की मिल्स हैं, तो वो है महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 दैट इज महाराष्ट्र। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 175 में। इन विच इंडस्ट्री बॉक्साइट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल। किस इंडस्ट्री में बॉक्साइट को जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वो किस में किया जाता है, एल्यूमिनियम में। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 दैट इज एल्यूमिनियम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 में। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। जो रूफ टॉप मतलब कि छतों में छत में जो है पानी को हार्वेस्ट मतलब इकट्ठा करते हैं, संग्रहण करते हैं, तो वो किस सिटी में सबसे ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, तो वो हमारे कहाँ पे है, शिलोंग में। क्योंकि मेघालय में पानी की बहुत कमी है, इसलिए पानी की कमी को दूर करने के लिए, पोर्टेबल वाटर की पानी कमी दूर करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, ताकि हम अपने जनरल यूज के लिए उसको यूज कर सकें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177 में। क्वेश्चन नंबर 177 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंस्टिट्यूट द बेसिक रॉक फॉर्म। कौन सा जो ग्रुप है वो बेसिक रॉक फॉर्म को दर्शाता है, तो बेसिक रॉक फॉर्म कौन कौन से, इग्नियस यानी कि इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक यानी कि आग्नेय, अवसादी, रूपांतरिक। तो ये ऑप्शन हमारा का है ऑप्शन नंबर 2 में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 178 में। क्वेश्चन नंबर 178 हमसे पूछ रहे हैं मैंगो सॉवर ऑकर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 2 स्टेट। जो 2 स्टेट के जोड़े हुए हैं उनमें किसमें जो है तो मैंगो सॉवर होता है, यानी कि आम वर्षा। आम वर्षा का मतलब ये नहीं कि आम की बारिश होती है, ये क्या होता है, प्री मानसून रेनफॉल होता है, जिसको हम अप्रैल का रेनफॉल या फिर समर मतलब गर्मी का सॉवर भी बोलते हैं। तो इसमें जो है तो हमारे आम जो है तो पक जाते हैं। तो ये कहाँ पे मेनली होता है, मैंगो सॉवर्स आता है, तो ये हमारे आता है कर्नाटका एंड केरला में। सो राइट आंसर ऑप्शन 3 दैट इज कर्नाटका एंड केरला। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास नहीं होता है, सबसे पहले हम ये जान किससे पास होता है, तो ये भारत के 8 राज्यों से पास होता है। कहाँ कहाँ से, सीक्वेंस से हम देखते हैं, वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब से जाता है। तो हम देखते हैं किस में से नहीं जाता, इन ऑप्शन में से उड़ीसा से नहीं जाता, बाकी सबसे जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 दैट इज उड़ीसा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 में। अमूल मिल्क सीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। जो अमूल मिल्क सीम है हमारे इंडिया के गुजरात में बहुत ही अच्छा मतलब सबसे फेमस है इंडिया का, तो वो किस टाइप की इंडस्ट्री है, तो ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, मतलब सहकारी। इसमें बहुत सारे लोग मिल करके अपने में ही मिल्क कलेक्ट करते हैं, मतलब कि एक मेंबर्स टाइप के सहकारी टाइप का करते हैं, जिसमें लोग आपस में ही इकट्ठा करके दूध फिर उसको बड़े लेवल पे भेजते हैं और जो प्रॉफिट होता है खुद में ही रखते हैं। तो एक टाइप का सहकारी उद्योग है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। कौन सा जो फिगर है वो पॉपुलेशन की वर्किंग एज ग्रुप है, तो वो हमारी है 15 to 64 ईयर। सो राइट आंसर ऑप्शन 4। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 की ओर। क्वेश्चन नंबर 182 हमसे पूछ रहा है
केमिकल इंडस्ट्री यूजली आर लोकेटेड नियर, केमिकल इंडस्ट्री जो होती है वो कहाँ पे मेनली किसके नज़दीक में लोकेट होती है, तो वो मेनली ऑयल रिफाइनरी के नज़दीक में होती है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इस वजह से उनको सस्ते में मिल जाता है और अच्छे ट्रांसपोर्ट चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगता है। तो अपने कन्वीनियंस के लिए केमिकल इंडस्ट्री जो है ऑयल रिफाइनरी के नज़दीक ही लगाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183 में। क्वेश्चन नंबर 183 हमसे पूछ रहा है बाम कैफ मेन, BAMCEF, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। So right answer is option 1, that is backward and minority community employee federation। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 184 में। जनरल इलेक्शन और कॉल्ड एज, जनरल इलेक्शन जो है वो कब कब जनरल इलेक्शन जो हमारा चुनाव होता है वो कब होता है, तो हर 5 साल में होता है, तो ऑन कंप्लीटिंग 5 ईयर, तो हमारा ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 185 में। इन 44th अमेंडमेंट विच फंडामेंटल राइट्स हैज़ बिन रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, 44 अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा मतलब संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, उसमें कौन सा फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया था, तो वो हमारा था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है, तो देखते हैं। यूनियन लिस्ट हमारी यूनियन लिस्ट की है, स्टेट लिस्ट की, कॉन्करेंट लिस्ट की, तो बिल्कुल सही सीक्वेंस कौन सा होता है, यूनियन लिस्ट की होती है 97, स्टेट लिस्ट की होती है 66, कॉन्करेंट की होती है 47 सब्जेक्ट, तो राइट आंसर है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 4, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन 4। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187 में। क्वेश्चन नंबर 187 हमसे पूछ रहा है a person who is not a member of any house of parliament, if he is appointed as minister, he has to get elected टू द वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विथ इन, अगर मान लीजिए कोई जो है कोई व्यक्ति है वो किसी भी हाउस का मेंबर सदस्य नहीं है, अगर उसको हम मिनिस्टर बना देते हैं तो उसको कितने टाइम तक में इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होकर के आना जरूरी है, तो वो होता है 6 मंथ, मतलब 6 महीने के अंदर उसका चुनाव जीत कर आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी अगर नहीं होगा तो उसका निरस्त कर दिया जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन 2, दैट इज 6 मंथ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 188 में। वाई इज पावर शेयरिंग इज रिगार्डेड एज गुड, जो हमारा शक्ति का जो बंटवारा होता है उसको हम क्यों अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसके थ्रू जो होता है जो सामाजिक विवाद होता है वो खत्म हो जाता है, तो जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है। बाकी सब हम देख रहे हैं कि रिड्यूस पॉवर्टी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो गरीबी हटा देती है, मैक्सिमाइज वेल्थ, ये भी कुछ नहीं, मतलब ये है बट मेनली किसके लिए है, तो मेनली है हमारा सोशल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि सामाजिक जो वाद विवाद होता है, लड़ाई होती है, वो ख़त्म हो जाती है, कम कर देती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189 में। मेन फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप इज, जो प्रेशर ग्रुप हमारा बना था उसका मेन फीचर क्या था, प्रेशर ग्रुप क्या करते थे, गवर्नमेंट को अपने पर्सनल डिमांड को लेकर के इन्फ्लुएंस किया करते थे, मतलब अपनी पर्सनल डिमांड लेकर के आते थे, तो ये हमारा ट्राई टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट, सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190 में। एमंग द फॉलोइंग विच आर इज द मेन एम ऑफ स्टार्टिंग सिविल राइट मूवमेंट इन अमेरिका, जो अमेरिका में जो सिविल राइट हुआ था वो कौन सा सिविल राइट जो कर रहे थे अमेरिका में, उनका मेन एम क्या था, उनका मेन एम यही था कि एबॉलिशिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो सामाजिक भेदभाव था उसको हटा दिया जाए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191 में। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी, प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी कब डिक्लेयर कर सकता है, प्रेसिडेंट जो है मेनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लिख करके देते हैं, तब जो है तो इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, तो हमारे ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन राइटिंग एडवाइसेस हिम टू डू सो, तो राइट आंसर ऑप्शन 3। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 192। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है अंतर्राष्ट्रीय एमनेस्टी, वो किसके लिए मेन काम करता है, तो ये हमारे ह्यूमन राइट मानव अधिकार के लिए काम करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 193 में। इन विच ईयर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, जो सार्वभौमिक युवा मतदाता है
वो हमारे इंडिया में कब किया गया था, तो ये हमारे इंडिया में 1950 में लागू किया गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194 में, इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड। हमारे कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता सुरक्षा जो एक्ट था, नियम था, वो कब लागू किया गया था, वो लागू किया था 1986 में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195 में, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट लिक्विड एसेट। दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको मोस्ट लिक्विड एसेट माना जाता है। लिक्विड एसेट वो होता है जिसको हम आसानी से बेच सके या फिर उसको कैश में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पे एक डाउट है, ये तो गोल्ड भी हो सकता है और मनी भी हो सकता है। तो 1, 2 दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 में। क्वेश्चन नंबर 196 हमसे पूछ रहा है, फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन ए कंट्री। जो भोजन की सिक्योरिटी है वो हमारे कंट्री में कब इंश्योर मतलब सुनिश्चित की जा सकती है। ऑप्शन पढ़ते हैं, इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द कंट्री। जब हमारे देश में सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त खाना हो, बिल्कुल सही है। ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाई फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, मतलब कि एक्सेप्टेबल मतलब कि जो एक क्वालिटी होती है उस क्वालिटी का हमको खाना सभी पर्सन को सभी व्यक्तियों को खाना मिले, बिल्कुल सही ये भी है। देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, लोगों की पहुंच में खाने की मतलब फूड मतलब अनाज की पहुंच में एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच होनी चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये भी सही है। ऑल द अबव, तो हम देखें ये तीनों जो भोजन की सिक्योरिटी सुरक्षा हम लोगों को अगर कंट्री में देना चाहते हैं तो उसके लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4 दैट इज ऑल अबव। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 197 में। क्वेश्चन नंबर 197 हमसे पूछ रहा है, द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन। जो वर्ल्ड ट्रेड WTO है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये हमारा जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198 में। क्वेश्चन नंबर 198 हमसे पूछ रहे हैं, अंडर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का है, उसमें हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क आर गारंटेड इन अ कंट्री इन अ ईयर। एक साल में कितने दिन की काम गारंटी के लिए दिया जाता है, गारंटी दिया जाता है। तो ये हम प्रीवियस में भी पढ़ चुके हैं, मतलब कि पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए हैं कि ये 100 दिन के लिए होता है। तो आप देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए बोल रही हूँ कि इन वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, लास्ट तक के क्वेश्चन देखिए और 2 से 3 बार देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो आप भी अपना जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए कि आप इसको 2 से 3 बार देखिए ताकि आप इसको आसानी से समझ जाइए। चलिए, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 198 का ऑप्शन नंबर 2। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 199 में, हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है उसके फाउंडर कौन है, उसके फाउंडर है M यूनिस। राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 200 में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज हाइजेस्ट। दिए हुए स्टेट में इंडिया के स्टेट में यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जो हमारा खाद होता है, केमिकल खाद होता है, उसका यूज सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है पंजाब में। सो राइट आंसर ऑप्शन 1 दैट इज पंजाब। इस तरह से हमारी टॉप 40 क्वेश्चन हो गई। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और मैं आपको और बहुत सारी वीडियो इस तरह से लेके आती रहूँ ताकि आप बहुत अच्छे से अपना NTSC का पेपर दे लें। टॉप 40 की सीरीज़ में आपका 11वां वीडियो रहेगा। आप अपनी अच्छी तैयारी करिए और मैं आपकी तैयारी अच्छी करने के लिए डेली आपकी वीडियो लेके आती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन। जो स्लेवरी था, दास प्रथा था, वो कब फ्रेंच कॉलोनी में पूरी तरह से हटा दिया गया था। ऑप्शन देखते हैं, 1848, 1815, 1804, 1884। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज 1848। सबसे पहले वहाँ पे स्लेवरी के लिए स्लेवरी हटाने का जो इनिशिएशन था वो 1794 में हुआ था, फिर उसके बाद 1802 में हुआ था, फिर फाइनली पूरी तरीके से जो स्लेवरी को हटाया गया था, दास प्रथा को, वो हटाया गया था 1848 में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज 1848। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन सीक्वेंस। ये जो इवेंट्स हमको दिए हुए हैं उनको सीक्वेंस में जमाना है, कौन सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद ऐसे करके। चलिए जमाते हैं। रिटर्न ऑफ लेनिन, अक्टूबर रिवोल्यूशन, रशियन पीस विद जर्मनी, फेब्रुअरी रिवोल्यूशन, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो हम देखते हैं। चलिए, इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ था, फेब्रुअरी रिवोल्यूशन। फेब्रुअरी रिवोल्यूशन कब हुआ था, यह हुआ था हमारा 8 मार्च से लेकर 16 मार्च 1917 में।
इसलिए इसको जो है तो मार्च रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। हाँ ठीक है। और इसके बाद हुआ था हमारा रिटर्न ऑफ लेनिन, फेब्रुअरी रिवोल्यूशन जो हुआ था, फरवरी का जो क्रांति हुआ था, उसके बाद जो है लेनिन आए थे, फिर वो अक्टूबर रिवोल्यूशन में शामिल हो गए थे। तो रिटर्न ऑफ लेनिन होगा, फिर उसके बाद अक्टूबर रिवोल्यूशन होगा, फिर उसके बाद रशियन पीस विद जर्मनी किया गया था। कब किया गया था? ये हमारा था 3 मार्च 1918 में। फिर उसके बाद सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग आया था, वो हमारा आया था 1921 में। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब कि इकोनॉमी जिसमें कि क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसा प्रोड्यूस करना है, ये सब जो है डिसीजन वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता था, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बोलते हैं। तो चलिए मिलाते हैं सीक्वेंस क्या है। तो इसका सीक्वेंस पहले फेब्रुअरी रिवोल्यूशन मतलब फरवरी की क्रांति, फिर रिटर्न ऑफ लेनिन, लेनिन की वापसी, फिर अक्टूबर रिवोल्यूशन यानी अक्टूबर की क्रांति, फिर रशियन पीस विद जर्मनी, फिर हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इस प्रकार से हमारा हो गया 4 1 2 3 5। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नेम द मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा अंडर द हिटलर रूल। प्रोपेगेंडा मतलब क्या होता है? मतलब कि होता है प्रचार। तो प्रचार मंत्री के रूप में कौन था हिटलर के शासन में? तो ये थे हमारे जोसेफ गोबल्स। कौन थे? जोसेफ गोबल्स, जो हमारे ऑप्शन नंबर ए पे है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है नेम द एक्सिस पावर्स इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो 1939 से लेकर 1945 में हुआ था, उसमें एक्सिस पावर के रूप में कौन था? तो एक्सिस पावर के रूप में हमारे कौन थे? जर्मनी था, इटली था और जापान था। कौन कौन था? जर्मनी, इटली और जापान, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एक्सिस पावर बना था क्योंकि वो एलाइड पावर को अपोज करने के लिए बनाए थे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कंसीडर द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स। जो इंडियन लीडर्स दिए हैं उनको हमको देखना है। मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड ऑन नेशनल सीन। इनका हमको करेक्ट क्रोनोलॉजी बताना है कि कौन सबसे पहले नेशनल सीन मतलब कि राष्ट्र के जो आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, उसमें कौन सबसे पहले आया, फिर कौन आया, इस प्रकार से। तो सबसे पहले कौन आए थे? राजा राम मोहन राय आए थे, फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू आए थे, फिर दादा भाई नौरोजी, फिर आए थे महात्मा गांधी। तो हमारा सीक्वेंस है 3 2 1 4। देखिए कहाँ पे है 3 2 1 4, ये है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। सो राइट आंसर है ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको हमने अपने फर्स्ट वीडियो में देखा। तो इसके स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की ज्योतिबा फुले ने। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज ज्योतिबा फुले। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये उन्होंने मेनली वुमेन के एजुकेशन और वुमेन की जो कंडीशन थी समाज में उनको सुधारने के लिए, प्लस जो डिप्रेस्ड क्लास थे SC ST उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए ये सत्यशोधक समाज बनाया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर वॉज ऑन कवर पेज ऑफ म्यूजिक बुक बाय E.T. पॉल। E.T. पॉल के द्वारा जो म्यूजिक बुक बनाया गया था उसके कवर पेज में क्या था? उसके कवर पेज में था डॉन ऑफ सेंचुरी, यानी कि शताब्दी का उदय। डॉन हम बोलते हैं ना, जब सूरज सुबह निकलता है उसको हम डॉन बोलते हैं। तो आज़ादी का सवेरा, ये उनके कवर पेज में था। चलिए इस कवर पेज में क्या क्या था? तो कवर पेज में एक लेडी थी, सेंटर ऑफ पिक्चर के सेंटर में लेडी थी। वो जो थी एन एंजल ऑफ प्रोग्रेस, सी इज मूविंग इन टू फ्यूचर, मतलब कि वो जो प्रोग्रेस हो रहा था, विकास हो रहा था, उसकी एक एंजल थी और वो फ्यूचर में जा रही है। और स्टैंडिंग ऑन विंग व्हील्स, मतलब कि वो हवा में उड़ रही है। एट बैक सिंबल्स ऑफ रेलवे, और पीछे जो है तो रेलवे मशीन शिप्स लिखा बना हुआ था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को शो कर रहा था। तो कौन क्या है हमारा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डॉन ऑफ सेंचुरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। चलिए चूज करते हैं। क्या बोला है? फर्स्ट, द जॉल वेरिन वॉज फॉर्म इन 1834। बिल्कुल सही है। जॉल वेरिन जो था वो 1834 में फॉर्म हुआ था। इट एबोलिसेस टैरिफ बैरियर। बिल्कुल सही है। उन्होंने जो टैरिफ का जो बैरियर था उसको हटा दिया था। थर्ड है हमारा इट एबोलिसेस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 to 1। इन्होंने जो है जो करेंसी का नंबर है 30 से 1 कर दिया। नहीं, उन्होंने 30 से 2 किया था। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है।
इट वॉज इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड ज्वाइंड बाय ऑल जर्मन स्टेट। बिल्कुल सही है, ये जो है प्रशिया के द्वारा शुरू किया गया था और ये जर्मन स्टेट, सभी जर्मन स्टेट के द्वारा ज्वाइन कर लिया गया था। तो हमारा राइट आंसर कौन कौन सा है? 1, 2, 4। कौन कौन सा है? 1, 2, 4। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, द पीपल गैदर्ड इन जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ 2 लीडर। जो पीपल जो हुए थे जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, उन्होंने किसके विरोध में, मतलब कि किस चीज़ के विरोध में इकट्ठे हुए थे? सॉरी, ये 2 लीडर जो हमारे थे उनके अरेस्ट हो गए थे, जेल चले गए थे। तो उनके अगेंस्ट में कि आप उनको क्यों जेल में डाले हैं, इसके अगेंस्ट में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तो वो कौन कौन से 2 लीडर थे? वो लीडर थे हमारे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। तो ये हमारे ऑप्शन किस में है? डी पे। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। थोड़ा सा इसका देखते हैं। जलियांवाला बाग जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ था, क्रांति हुई थी, इसको हम अमृतसर मैसेकर भी बोलते हैं। ये हमारा कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था, अमृतसर पंजाब में। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है, द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस वोटेड इन अप्रैल 1972 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट। जो नेशनल असेंबली हुई फ्रांस की थी, वोट की गई थी अप्रैल 1792 में, वो क्यों की गई? जो वॉर उनको करना था, वॉर डिक्लेयर किए थे, वो किसके अगेंस्ट में किए थे? वो किए थे प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया के उसमें। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। आउट ऑफ 250 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के जो 250 सदस्य होते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट? कितने मेंबर्स जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं? तो वो कितने थे? सॉरी, कितने होते हैं? 12 मेंबर जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं और बाकी जो हैं वो इलेक्ट होकर के आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज 12। वो किस बेस पे नामित होते हैं? तो वो जो हैं तो कला, लिटरेचर यानी साहित्य, और आर्ट यानी कला, साइंस और सोशल सर्विस के इसमें, यानी कि कला, साहित्य और समाज की जो सेवा करता है वो, और साइंस फील्ड में जो अच्छा करता है, उन्हीं में से किस लोगों को 12 लोगों को नामित किया जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। Which article in Indian Constitution stipulate that there shall be Vice President of India? संविधान के किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए? तो वो हमारा आर्टिकल 63। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 63। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है सॉरी, point out the difference between the local government in India before and after the constitutional amendment in 1992। जो संविधान का जो संशोधन हुआ था 1992 का, तो लोकल गवर्नमेंट में उससे पहले और उसके बाद में जो डिफरेंसेस आए हैं उसको हमको बताना है। चलिए देखते हैं। इट बिकेम मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। ये जरूरी हो गया था कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनका रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, यानी कि जो 5-5 साल के डिफरेंस में होता है तो वो इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये मैंडेटरी हो गया था। और पहले जो था ये मैंडेटरी नहीं था, मतलब ज़रूरी नहीं था, इलेक्शन होता भी था और नहीं भी होता, जो रहता था वही बना रहता था सरपंच वगैरह के पद में। तो ये फर्स्ट हमारा सही है। सेकेंड है 1/3 पोजीशन रिजर्व फॉर वुमेन। जो 1/3 पोजीशन है, मतलब टोटल सीट जितनी होती थी उसके 1/3 जो है तो वो केवल वुमेन के लिए रहता था, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है इलेक्टेड ऑफिशियल एक्सरसाइज सुप्रीम। इलेक्टेड ऑफिशियल जो है वो बहुत ही सबसे बड़ा वाला पावर एक्सरसाइज करते थे, मतलब एंजॉय करते थे, ये बिल्कुल गलत है। पहले के टाइम पर लोकल, मतलब बिफोर के टाइम पे वो लोग बहुत ज़्यादा अधिकार अपना ज़्यादा जताते थे, लेकिन 1992 का अमेंडमेंट हुआ तो अपने अपने एरिया में वो सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, अधिकार नहीं जमाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है 1 और 2, जो कि कहाँ पे है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। व्हेन डिड द सिविल राइट्स मूवमेंट टेक प्लेस इन यूएसए में जो सिविल राइट हुआ था, वो नागरिक अधिकार के लिए जो क्रांति हुई थी यूएसए में, वो कब हुआ था? वो हुआ था हमारा 1954 से लेकर के 1968 में। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में।
व्हेन वाज भारतीय जनता पार्टी फॉर्म, जो भारतीय जनता पार्टी जो हमारी फॉर्म हुई थी वो कब हुई थी, तो वो सॉरी भारतीय जनता पार्टी जो फॉर्म हुई थी वो हुई थी हमारे 6 अप्रैल 1980 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1980 में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। इन द कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी व्हाट इज सक्सेसफुली डन बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को अगर हम देखा जाए तो वो क्या चीज़ है जो डेमोक्रेसी के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है। चलिए देखते हैं। एलिमिनेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल, मतलब कि जो लोगों के बीच में जो तनाव या फिर लड़ाई झगड़ा होता था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना। नहीं, ये हुआ है, प्रयास किए हैं, लेकिन उतना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है ये सब कुछ। दूसरा है एलिमिनेटेड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी अमंग पीपल, मतलब लोगों में जो आर्थिक भेदभाव उसको ख़त्म करना नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है। जो अमीर है वो बहुत ही अमीर है, जो गरीब है बहुत ही ज़्यादा गरीब है। थर्ड है हमारा eliminated differences of opinion about how marginalized action are to be treated। इसमें है कि जो लोगों के अंदर भिन्नता है कि जो marginalized actions है, मतलब कि जो मार्जिनाइज मतलब अल्पसंख्यक है उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, वो डिफरेंसेस को पूरी तरह हटा दिया गया है। तो ये भी नहीं हुआ है, अभी भी जो अल्पसंख्यक है वो परेशानी में है। थर्ड है हमारा रिजेक्टेड द आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वलिटी, जो पॉलिटिकल इनइक्वलिटी जो था उसको उसके आइडियल को हटा दिया गया। बिल्कुल सही है, इसमें जो पॉलिटिकल में जो भी है वो बिल्कुल बराबर है। जो मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो सब लोग सेम पावर को होल्ड करते हैं और उनका मेन काम होता है लोगों की सर्विस करना, जो वो लोग करते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, वो लोग बस चुनाव जीत जाते थे और कुछ काम नहीं करते थे। बट अब जो है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने के बाद ये जो पॉलिटिकल इनइक्वलिटी है उसको हटा दिया गया। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछ रहा है हु पास्ड लीगल वर्क ऑर्डर 2022, जो 2002 का लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर हुआ था वो किसने पास किया था, तो वो पास किए थे पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3। ये क्यों पास किया गया था परवेज मुशर्रफ के द्वारा, उन्होंने 2002 में जनरल इलेक्शन कराया था, तो उन्होंने जो पाकिस्तान का जो है कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, उसको रिवाइव किया था और बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए थे। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज जनरल मुशर्रफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उनका राइट कॉम्बिनेशन करना है, तो उसका राइट कॉम्बिनेशन क्या है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, पोस्ट, टेलीग्राफ, वॉर एंड पीस, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द फर्स्ट वन टू ग्रांट यूनिवर्सल सफरेज। इन दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे पहले मताधिकार का अधिकार दिया गया था, तो वो हमारा कंट्री कौन सा है, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में सबसे पहले मताधिकार मतलब वोट करने का जो राइट है वो दिया गया था। वो वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट था, कब हुआ था, 1893 में। और बाकी जो ऑप्शन दिए उसके बाद सेकंड जो यूनिवर्सल सफरेज किसको दिया गया था, रसिया को दिया गया था, और उसके रसिया और फिनलैंड को, जर्मनी में 1919 में हुआ था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग कैपिटल। दिए हुए ऑप्शन में कौन सा वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल जान लेते हैं। वर्किंग कैपिटल वो होता है जिसमें हमको कैश जो है हाथ में होता है ताकि हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सके, जिसमें हमें लेस लायबिलिटी हो, मतलब और ऑब्लिगेशन कम हो। तो इसमें हमारा हमको ऐसा कौन सा वर्किंग कैपिटल है, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। कॉइन्स इन इंडिया आर मिंटेड बाय। इंडिया में जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, वो किसके द्वारा लागू किए जाते हैं, तो वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। मतलब कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो उसको मिंट करती है, और बाकी जो रुपीज होता है वो कौन करता है, वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा किया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। जब हम नेशनल इनकम फाइंड करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, तो उसमें हमें क्या इंक्लूड कर लेना चाहिए। पहले हम जानते हैं एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। ये एक सिस्टम है जिसमें हम GDP को कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम
कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंबाइन करके हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को। तो इसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, सेल्फ प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट। सो राइट आंसर ये ऑप्शन 1 ओनली हमारा होगा। तो ये हमारा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी पे है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ओवरवेट। ओवरवेट जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वेट वाले होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन हम जो है तो BMI से करते हैं, BMI बॉडी मेजर इंडेक्स से। वो कैसे हम करते हैं, पहले हम अपना वेट लेते हैं केजी में, मतलब कि जो भी एक केजी अपॉन मीटर स्क्वायर लेते हैं। तो क्या लेते हैं, वेट लेते हैं, फिर अपॉन क्या करते हैं, जितना हमारा हाइट है मीटर में उसको स्क्वायर कर देते हैं, हाइट इंटू हाइट करके। इससे हमारा बॉडी मास इंडेक्स मिल जाता है। बॉडी मास इंडेक्स जब हमारा 25 kg अपॉन मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है तो ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछ रहा है कि नेम वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी दैट डेवलप्ड स्टैंडर्ड फॉर गुड्स एंड सर्विस। हमको उस एजेंसी का नाम बताना है जो चीज़ों और सर्विस, जो सेवा होता है उसका एक स्टैंडर्ड देता है। जैसे कि सोने में हॉलमार्क्स रहता है और खाने पीने की चीज़ों में एक मार्क्स रहता है, उसी प्रकार से जैसे ISI मार्क्स होता है, उसी ये स्टैंडर्ड कौन देता है, ये स्टैंडर्ड दिया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था वो कब लॉन्च किया गया था, वो हमारा लॉन्च किया गया था 2004 में। कब लॉन्च किया गया था हमारा 2004 में। ये कौन लॉन्च किया था, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और ये मेनली जो था मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया के थे उनमें लॉन्च किया गया था। इनका जो उद्देश्य था ये था कि सप्लीमेंट्री वेग एम्प्लॉयमेंट जो है तो हम इन पिछड़े जिलों में जनरेट कर सकें। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछ रहा है नेम द वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी दैट डेवलप, सॉरी ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 24 में, हाँ, नेम वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी ये हमारा हो गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया है। 26 में हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज पुअर नेचुरल रिसोर्सेज बट रिच ह्यूमन रिसोर्सेज। ये कौन सी ऐसी कंट्रीज जिसमें नेचुरल रिसोर्स यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो तो कम है लेकिन मानव संसाधन अच्छा है, वो हमारा है जापान। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज जापान। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। व्हाट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये होती है कि जो हमारे इंडियन के द्वारा इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं वो, और प्लस जो फॉरेन से जो हमारा रेमिटेंस आता है, मतलब जो इनकम आती है वो। तो ये द टोटल वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विस जनरेटेड इन द कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फैक्ट रिगार्डिंग साउथ इंडिया। साउथ इंडिया से रिलेटेड एक इनकरेक्ट फैक्ट कौन सा है, चलिए देखते हैं। पहला है डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, बिल्कुल सही है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, बिल्कुल सही है, वहाँ मैक्सिमम जो है तो गर्मी ही रहती है। टेम्परेचर हाई थ्रू आउट द ईयर, ये भी बिल्कुल सही है। एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन आर फाउंड देयर, ये बिल्कुल गलत है, वहाँ पे किसी एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन नहीं पाई जाती है। नॉर्मल गर्मी रहती है, नॉर्मल ठंडी रहती है, लेकिन एक्सट्रीम नहीं होती। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डी, जो कि साउथ इंडिया के बारे में गलत स्टेटमेंट बता रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। रीड टू स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द बेस्ट आंसर। हमको दोनों स्टेटमेंट ए एंड बी पढ़ना है और उसमें से बेस्ट आंसर फाइंड करना है। चलिए पहले असर्शन दिया हुआ है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज़ अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, बिल्कुल सही है। पेट्रोकेमिकल जो पेट्रोल वगैरह होता है और उससे जो चीज़ें बनती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है, क्योंकि इसकी हमको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा नीड होती है, प्लस हमारे डेली यूज में भी बहुत काम आता है। सेकंड है सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, इंसेक्टिसाइड ETC आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ये जो सिंथेटिक फाइबर हैं, रबर आते हैं, प्लास्टिक हैं, इंसेक्टिसाइड है, ये सब जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का है, बिल्कुल सही है। और ये हम देख रहे हैं दोनों सही हैं और एक बी जो है ए को एक्सप्लेन कर रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ए एंड बी बोथ आर करेक्ट एंड बी एक्सप्लेन्स ए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। द प्रोसेस ऑफ रेटिंग
इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रेटिंग होता है, रेटिंग में हम क्या करते हैं, जो भी जूट वगैरह होते हैं उनको हम पानी में कई घंटों के लिए फुला के रखते हैं, जिससे रेसे रेसे अलग हो जाते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है प्रोसेस, ये हमारा जूट से रिलेटेड है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। द गोल्डन क्वाड्रिलेटर विच कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता पासेस थ्रू। जो गोल्डन ट्रायंगल में बोल दी, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है जो कि वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कनेक्ट करता है, पास होते हुए कनेक्ट करता है, वो किससे पास होकर के जाता है, तो वो हमारा किससे पास होके जाता है, ये हमारा वडोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम, वाराणसी से होकर जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम गोल्डन क्वाड्रिलेटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये नेशनल हाईवे नेटवर्क है जो कि मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कल्चरल जो सेंटर है हमारे इंडिया का, उसको कनेक्ट करता है। तो ये कौन कौन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो किससे होकर के जाता है, बड़ोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम एंड वाराणसी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। द नर्मदा रिवर इन द पेनिनसुलर प्लेटू फ्लो वेस्टवर्ड विथ अ रिमार्केबली स्ट्रेट चैनल, इट इज बिकॉज। जो नर्मदा नदी होती है वो वेस्ट की ओर फ्लो करती है, क्यों, क्योंकि वो जो है तो सतपुड़ा और विंध्या के रिफ्ट वैली से होकर के जाती है, जो कि वेस्ट की ओर है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, डी। रिवर फ्लो थ्रू द ट्रो ऑफ रिफ्ट वैली इंक्लाइंड वेस्टवर्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। इट इज 12 नून इन अ सिटी लोकेटेड ऑन 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। मतलब कि ये एक सिटी में जो है अभी 12 बज रहे हैं, जो कहाँ पे लोकेट है, 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में एस्टेब्लिश है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है हमारा सॉरी लॉन्गिट्यूड जो होता है, हाँ 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में स्टैब्लिश है। तो हमको ये बताना है कि एक सिटी में जो 150 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा होगा। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, जो GMT होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, वहाँ के से ईस्ट की ओर हम जाएंगे तो हमारा टाइम बढ़ेगा, और वहाँ से वेस्ट की ओर जाएंगे तो हमारा टाइम घटेगा। ये वेस्ट की बात कर रहा है, और हम जानते हैं 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो इन दोनों के 90 डिग्री वेस्ट और 10 डिग्री वेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 इसको माइनस करेंगे तो 15 डिग्री का आ रहा है, और 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री में कितने होंगे, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटा जो है, और वेस्ट की ओर हम जाएंगे तो 1 घंटा टाइम कम होगा। अभी 12 बज रहा है, तो जहाँ पे 105 डिग्री वेस्ट है वहाँ पे क्या बजेगा, 11 बजेगा। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे पूछ रहा है, आयरन ओर फ्रॉम कुदेरमुख इज मोस्ट लाइकली टू बी एक्सपोर्टेड थ्रू। जो कुदेरमुख से जो आयरन ओर आते हैं, कुदेरमुख हमारा कहाँ पे है, कर्नाटका में है, तो वहाँ से जो आयरन ओर है वो कहाँ एक्सपोर्ट होता है, मतलब कहाँ हम दूसरे कंट्री को बेचते हैं, तो वो हमारा क्या है, मैंगलोर में। कहाँ पे, मैंगलोर में, मैंगलोर के थ्रू जो है एक्सपोर्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। मार्बल इज अ टाइप ऑफ, मार्बल जो है हमारा वो किस टाइप का रॉक है, तो ये हमारा मेटामॉर्फिक टाइप का रॉक है, यानी कि अपसादी चट्टान है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। मैच द फॉलोइंग, हमको जो है दिए हुए पहले लिस्ट से दूसरे लिस्ट से मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। 36 का है आयरन, आयरन किसका हो जाएगा, आयरन सिंहभूम का हो जाएगा। कोल जो है तो रानीगंज का हो जाएगा। मैंगनीज जो है बालाघाट का हो जाएगा। ऑयल जो है हमारा दिग्बोई का हो जाएगा। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। 1 का बी, सेकंड का डी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द फुट हिल एंड रिवर वैली प्रेशर डिपॉजिट। प्रेशर डिपॉजिट वो होता है जहाँ पे हमको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स मिलते हैं। तो फुट हिल्स एंड रिवर वैली के प्रेशर डिपॉजिट में क्या मिलता है, तो वैल्यूएबल क्या है हमारे लिए, गोल्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज गोल्ड। अब हमको क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिए हुए स्टेटमेंट में फॉल्स हमको फाइंड करना है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसका फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन डी, द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ITCZ इज रिलेटेड टू द फेनोमेना ऑफ विड्रॉयल ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्रॉम इट पोजीशन ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन। ये इसका गलत स्टेटमेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे पूछ रहा है, ऑस, अमन, बोरो ग्रोन थ्राइस इन अ ईयर आर टाइप्स ऑफ। जो ऑस, अमन और बोरो है जो कि साल में 3 बार बोया जाता है, वो किसका टाइप है, ये राइस की फसल का टाइप है, और ये जो है तो मोस्टली बांग्लादेश में उगाया जाता है।
तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज राइस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ इंडियन प्लेट अलोंग हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन में जो प्लेट इंडिया का प्लेट है, तो वो प्लेट बाउंड्री का कौन सा टाइप है, तो वो हमारा है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 40 क्वेश्चन हो गए। आप लोग इसको बार बार देखिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा। कोशिश ये करिए कि हमेशा वीडियो को पहले अपना क्वेश्चन वीडियो पॉज करके चेक कर लीजिए आप सही है गलत है, फिर अपना आंसर दे लीजिए। फिर जब मैं वीडियो स्टार्ट करूँ तब चेक करिए कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। इस प्रकार से आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आई होप आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब आपको और क्या दिक्कत है। टाइम बहुत कम है, इसलिए जितना हो सके आप उतना ज़्यादा रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच।